So we were doing developmental disturbances of the oral region, and इस वीडियो में we are doing developmental disturbances of teeth. Particularly अब हम बात करेंगे disturbances affecting the shape of the teeth. ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले we have dilacerations. Dilacerations क्या होती हैं? They are basically sharp bend or angulation involving the root of the teeth. For example, आपके पास एक molar है, ठीक है, particularly अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एक मोलर है, ठीक है, ऐसे करके लेकिन जब उसकी रूट की बारी आती है तो रूट हम देखते हैं कि वो ऐसे करके लैसरेटेड हुई होती हैं, बेंड्स आ रहे होते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ बेसिकली नोन एज डायलैसरेशन, कि बेसिकली एक शार्प बेंड है, एंगुलेशन है जो कि रूट्स ऑफ द टीथ को इन्वॉल्व करता है. पर्टिकुलरली जब इसकी हम कॉजेज़ के ऊपर बात करते हैं तो दे आर बेसिकली 3 डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ डायलैसरेशंस. या तो ये इडियोपैथिक हो सकती हैं कि हमें कोई नहीं पता कि किस रीज़न की वजह से डायलैसरेशन हुई, इट्स इडियोपैथिक. दूसरा ट्रॉमा हो सकता है. ट्रॉमा पर्टिकुलरली किस टाइम पे जब टूथ डेवलपमेंट अकर कर रही थी, तो ट्रॉमा ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट. या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, कंटिन्यूड टूथ इरप्शन हो सकती है. क्या हो सकता है कि कंटिन्यूड रूट इरप्शन हो सकती है या रूट फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है. सो इडियोपैथिक हो सकती हैं, ट्रॉमा ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट या कंटिन्यूड रूट फॉर्मेशन फॉलोइंग अ कर्व्ड एंड टॉर्चस पाथ ऑफ इरप्शन. कि क्या होता है कि दांत हमें पता है जब स्टार्ट होती है टूथ डेवलपमेंट तो हमारे पास एक हर्टविंग्स एपिथेलियल रूट शीट बनती है, ठीक है. ये रूट डेवलपमेंट जब हो जाती है तो ऑब्वियसली प्रोलिफरेशन स्टॉप कर देगी. लेकिन जब प्रोलिफरेशन स्टॉप नहीं करेगी, होती रहेगी तो ऑब्वियसली इस कन्फाइंड स्पेस में जब आपके पास प्रोलिफरेशन होती रहेगी तो वो एक पॉइंट पर जाके बेंड करेगी. जब इस पॉइंट आएगा तो वो एक अपने आप को शार्प बेंड दे देगी. तो बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूड रूट फॉर्मेशन हो रही है फॉलोइंग अ कर्व्ड एंड टॉर्चस पाथ ऑफ इरप्शन. अब होता क्या है कि ये जो डायलैसरेशंस हो सकती हैं ये इन्वॉल्व कर सकती हैं मिडल थर्ड, सर्वाइकल थर्ड एंड एपिकल थर्ड ऑफ द रूट को इन्वॉल्व कर सकती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किस साइड पे किस साइड की फॉर्मेशन चल रही थी एट द टाइम ऑफ ट्रॉमा, ठीक है. उसके अलावा ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट को. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, आरसीटी करना बहुत मुश्किल हो सकता है, एक्सट्रैक्शंस करना बहुत मुश्किल हो सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ बेसिकली हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग अ पेरीएपिकल रेडियोग्राफ और प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ बिफोर एक्सट्रैक्टिंग अ टूथ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. फिर दूसरा जो हमने पढ़ना है डायलैसरेशंस तो यही है. उसके बाद है टोरोडोंटिज्म. टोरोडोंटिज्म दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बेसिकली टोरोडोंटिज्म की जब हम बात करते हैं ना तो टोरोडोंटिज्म एक ऐसा कंडीशन है जो कि मोलर्स को अफेक्ट करेगा. और इसके अंदर एक मोलर होता है जिसका एलोंगेटेड क्राउन होगा. सो इट इज़ बेसिकली अ मोलर विद एन एलोंगेटेड क्राउन, ठीक है, एंड एपिकली डिस्प्लेस्ड पल्पल चैम्बर्स. एपिकली प्लेस्ड हुए होते हैं पल्पल चैम्बर्स, ठीक है. एलोंगेटेड क्राउन, एपिकली प्लेस्ड पल्पल चैम्बर्स और फर्केशन एरिया ऑफ द रूट, ठीक है, रिजल्टिंग इन एन एनलार्ज्ड रेक्टेंगुलर कॉर्नल पल्पल चैम्बर. तो होता क्या है कि एक दांत है, नॉर्मली हमें पता है अगर ये दांत है तो इसके अंदर ऐसे करके ये अगर उसका क्राउन पोर्शन है, ठीक है, ये दांत का क्राउन है लेट्स से, और ये उसकी ऐसे करके रूट आ गई. लेकिन टोरोडोंटिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक मोलर है जिसका एलोंगेटेड सा क्राउन आपको नज़र आ रहा है एंड एपिकली डिस्प्लेस्ड फर्केशन. सो इस तरह का क्राउन होगा और एपिकली डिस्प्लेस्ड फर्केशन एरिया ऑफ रूट होगा. तो जहाँ पे नॉर्मली तो CEJ यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्राउन का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एलोंगेट हो गया है और आपका जो फर्केशन एरिया है वो एपिकली डिस्प्लेस्ड हो गया है. नॉर्मली फर्केशन यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आपके पास फर्केशन एरिया हो गया तो एपिकली डिस्प्लेस्ड हो गया. सो इट इज़ बेसिकली अ मोलर विद एन एलोंगेटेड क्राउन एंड एपिकली प्लेस्ड फर्केशन एरिया ऑफ रूट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिजल्टिंग इन एन एनलार्ज्ड रेक्टेंगुलर coronal pulpal chamber, ठीक है, रिजल्टिंग इन एन लार्ज रेक्टेंगुलर coronal pulpal chamber.
ठीक है. सो अ मोलर विद एन elongated crown in apically placed vacation of roots resulting in an elongated rectangular coronal pulpal chamber. जब भी हम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करेंगे तो इसको कैरेक्टरिस्टिकली बुल लाइक टीथ कहते हैं क्योंकि इसकी अपेयरेंस बुल की तरह होती है. सो बुल लाइक टीथ इसको कह रहे होते हैं. दूसरा वो कहता है कि ये मोलर्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. ऑल्दो हमारे पास प्री मोलर्स, कुछ प्री मोलर्स जो होते हैं जिनके अंदर रूट वेरिएशंस होती हैं तो उनके अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है और परमानेंट डेंटेशन को और प्राइमरी डेंटेशन को इक्वली अफेक्ट करता है. और अगर हम इसकी रेडियोग्राफिक फ़ीचर्स के ऊपर बात करें तो रेडियोग्राफिक फ़ीचर्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक रेक्टेंगुलर शेप आ जाती है ऑफ द क्राउन. ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ क्राउन आ जाएगी. ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप ऑफ क्राउन आ जाएगी. उसके अलावा मिनिमल कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, डिफाइनिंग हो जाती है सर्वाइकल मार्जिन की, डिफाइनिंग ऑफ सर्वाइकल मार्जिन, मिनिमल कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, ओवरऑल रेक्टेंगुलर शेप होती है, डिफाइनिंग ऑफ द सर्वाइकल मार्जिन होती है, मिनिमल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. और अभी हमने कहा है कि एपिकली डिस्प्लेस्ड हुआ होगा फर्केशन एरिया एंड पल्पल चैम्बर्स एनलार्ज्ड हुए होंगे. एक चीज़ उसने मेंशन की है कि ऑक्लूजो एपिकल नहीं, एपिकल ऑक्लूजल हाइट जो होती है ना वो हमारे पास एग्जैजरेट हुई होगी और पल्प कनाल्स जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, पल्प कनाल्स शॉर्ट होंगे. सो बेसिकली इसके अंदर ओवरऑल रेक्टेंगुलर शेप ऑफ क्राउन, मिनिमल कंस्ट्रिक्शन, डिफाइनिंग ऑफ सर्वाइकल मार्जिन्स, एपिकली डिस्प्लेस्ड फर्केशन ऑफ रूट्स रिजल्टिंग इन एनलार्ज्ड पल्पल चैम्बर्स, एपिको ऑक्लूजल हाइट एग्जैजरेटेड एंड शॉर्ट पल्पल कनाल्स होते हैं. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एसोसिएटेड कंडीशन, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स के हो सकते हैं टोरोडोंटिज्म. एक हो सकता है माइल्ड, ठीक है, एक हो सकता है मॉडरेट, ठीक है, और एक है सिवियर. राइट, माइल्ड को हम कहते हैं हाइपोटोरोडोंटिज्म, मॉडरेट को हम कहते हैं मीज़ोटोरोडोंटिज्म, ठीक है, और जो सिवियर होता है ना उसको हाइपरटोरोडोंटिज्म कह रहे होते हैं. राइट, सो यही इसके फीचर्स होते हैं. फिर इसका एक रीज़न उन्होंने कहा है कि हमारे पास रूट की शेप अनयूजुअल क्यों होती है, क्यों हमारे पास टोरोडोंटिज्म डेवलप करता है. बुल लाइक टीथ, इट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय लेट इन्वेजिनेशन ऑफ द हर्टविंग्स एपिथेलियल रूट शीट. एज वी ऑल नो क्या है हर्टविंग्स एपिथेलियल रूट शीट रूट की शेप को डिटरमिन करता है. तो जब वो लेट इन्वेजिनेट करेगा, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू कॉज दिस कंडीशन. ठीक है, फिर ये सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है जिसके अंदर आपने याद रखना है गार्डनर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड कीलफेंटर्स सिंड्रोम. सो 4 सिंड्रोम्स हैं जिसके साथ ये एसोसिएटेड होता है, डाउन सिंड्रोम, अमीलोजेनेसिस, कीलफेंटर एंड गार्डनर सिंड्रोम के साथ. सो दिस वाज ऑल फॉर टोरोडोंटिज्म. हमने कहा डायलैसेरेशंस होती हैं जो कि रूट के अंदर बेसिकली एक बेंड आ जाता है. अगर हम इसको इधर ड्रॉ कर लें तो इस तरह से रूट जो होती है ना वो ऐसे करके कोई बेंड आ गया है रूट के अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो गई, डायलैसेरेशंस हो गई. फिर टोरोडोंटिज्म, बुल लाइक टीथ आ गया कि क्राउन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड अपीयर कर रहे हैं. इसको अगर हम ऐसे करके ड्रॉ कर लें, ठीक है, सो एलोंगेटेड एंड लार्ज क्राउन्स अपीयर कर रहे हैं. apically placed furcation of the roots resulting in a large rectangular coronal pulpal chambers. हाइपो होते हैं, हाइपर होते हैं और मीज़ो होते हैं. माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर फॉर्म्स होती हैं एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, गार्डनर सिंड्रोम, कीलफेंटर सिंड्रोम एंड अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड कंडीशन जो होता है ना उसको कहते हैं डेंस इनवैजिनेटस. अब डेंस इनवैजिनेटस जो होता है ना it's basically also known as dens indente, right, dens indente भी इसको कहते हैं. अब something important is that जो इसकी बुक की definition है वही आपको याद करनी पड़ेगी and it is very long. तो इसके अंदर उसने ये मेंशन किया है कि ये एक डेवलपमेंटल डेंटल अनोमली है. ये बात हमें समझ आ गई कि डेंस इनवैजिनेटस इज़ अ डेवलपमेंटल डेंटल अनोमली कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप एनामल लाइंड पिट. एक पिट है जो कि एनामल से लाइन हुआ है, ठीक है, एनामल लाइंड पिट. ठीक
ठीक है. सो डेवलपमेंटल डेंटल अनोमली कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप एनामल लाइंड पिट दैट एक्सटेंड्स फॉर वेरिंग डेप्थ्स इनटू द अंडरलाइनिंग डेंटिन. दैट एक्सटेंड्स फॉर वेरिंग डेप्थ्स इनटू डेंटिन. ठीक है. सो डीप एनामल लाइंड पिट दैट एक्सटेंड्स फॉर वेरिंग डेप्थ्स इनटू द अंडरलाइनिंग डेंटिन. और इसकी वजह से ऑफ़न क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेस कर देता है पल्पल चैम्बर्स को. ठीक है. डिस्प्लेसिंग द पल्पल चैम्बर्स एंड समटाइम्स क्या कर रहा होता है, ऑल्टर कर रहा होता है या एक्सपैंड कर रहा होता है शेप ऑफ रूट को. सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट सो फार आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि एक डेवलपमेंटल डेंटल अनोमली है. क्या है इसके अंदर, एक डीप एनामल लाइंड पिट है दैट एक्सटेंड्स फॉर वेरिंग डेप्थ्स इनटू द अंडरलाइनिंग डेंटिन. और ये पल्पल चैम्बर्स को भी डिस्प्लेस कर देता है और शेप ऑफ रूट को भी ऑल्टर कर देता है, एक्सपैंड कर देता है. इसको डेंस इंडेंटे कहते हैं. मोस्ट कॉमनली मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर्स में ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है. लैटरल इंसाइजर्स के अंदर कॉमन होता है कंडीशन. और बेसिकली इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. एक माइल्ड फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, एक सिवियर फॉर्म के ऊपर बात करेंगे और एक्सट्रीम इसकी फॉर्म होती है उसके ऊपर बात करेंगे. जो माइल्ड फॉर्म होती है ना, उसके अंदर बहुत सिंपल सा कंडीशन है कि अगर हम मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर ड्रॉ करें, मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर ड्रॉ करें तो ये मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स का लेट से लिंगुअल सरफेस है जहाँ पे ये लिंगुअल फॉसा है. तो वहाँ पे क्या होता है कि एक डीप सी इन्वेजिनेशन हो जाती है एनामल की और वहाँ पे ये एक पिट प्रोड्यूस हो जाता है. जब ये एक पिट प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे इस कंडीशन को हम डेंस इन्वेजिनेटस कहते हैं कि दांत अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गया है और एक पिट की फॉर्मेशन हो गई है. अब क्या होता है, जब हम इसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो हो सकता है हमें ये क्लिनिकली ना इतना प्रोमिनेंट नज़र आए, तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फिर उसने मेंशन किया है कि डेंस इन्वेजिनेटस अगर तो लिंगुअल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो वो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर होगा. लेकिन वो कहता है कि क्या होता है कि हमारे पास जो पेग शेप लैटरल्स होते हैं, पेग लैटरल्स जो हमने पढ़े थे जब हमारे पास माइक्रोडोंशिया था, ठीक है, स्मॉल टीथ, तो उसके अंदर जब हमने पेग शेप लैटरल्स पढ़े थे तो यहाँ पे जो पिट होता है ना वो इंसाइजल एज पे होगा. पेग शेप लैटरल्स में पिट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इंसाइजल एज के ऊपर, पिट ऑन द टिप ऑफ द कॉनिकल क्राउन. जबकि लेटरल्स के ऊपर वो बेसिकली लिंगुअल सरफेस पे होता है. ठीक है. रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होती है. तो एक हमने इसकी बात कर ली माइल्ड फॉर्म, दूसरी हमने बात की है कि इसकी एक्सट्रीम फॉर्म भी होती है. अब जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है ना डेंस इन्वेजिनेटस की, वो क्या कॉज करवाती है, वो बल्बस एक्सपेंशन कॉज करवाती है ऑफ द रूट. ठीक है. एक्सट्रीम फॉर्म जो होती है ना उसके अंदर पिट जो होता है वो डीपर होता है. तो बल्बस एक्सपेंशन ऑफ रूट होगी. जब बल्बस एक्सपेंशन ऑफ रूट होगी तो उसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, डायलेटेड ओडोंटोमा. तो हम कह सकते हैं कि MCQ में आ सकता है कि बेसिकली व्हेन द डेंस इन्वेजिनेटस इन्वॉल्व्स डीपर इन्वेजिनेशन एंड कॉजेज बल्बस एक्सपेंशन ऑफ द रूट, दिस फिनोमेना इज नोन एज डायलेटेड ओडोंटोमा, इसको कहते हैं. ठीक है. उसके बाद जब हम पिट की बेस को देखते हैं तो पिट की बेस के ऊपर एक बहुत ज़्यादा डेंटीन और एनामल की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव लेयर है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली वनरेबल टू केरियस डिस्ट्रक्शन. और केरीज डिस्ट्रक्शन की वजह से एसोसिएटेड पल्पल नेक्रोसिस हो सकता है, पेरीएपिकल इन्फ्लेमेटरी पेरीएपिकल डिजीज़ और वो सारे सीक्वेल इसके अंदर हो सकते हैं. एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट इनके लिए इजी होता है क्योंकि एक्सेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है. डायरेक्टली इस पिट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे पल्प के अंदर. अच्छा, तो वी टॉक्ड अबाउट डेंस इंडेंटे कि क्या है, डीप एनामल लाइंड पिट है दैट एक्सटेंड्स फॉर वेरिंग डेप्थ्स इनटू द अंडरलाइनिंग डेंटिन, ऑफन डिस्प्लेसिंग द पल्पल चैम्बर्स एंड समटाइम्स ऑल्टरिंग एक्सपैंडिंग द शेप ऑफ द रूट. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, रेस्टोरेशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की. ठीक है. अगर रेस्टोरेशन नहीं हो रही तो हम एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सिवियर केसेस में हम उस दांत को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये क्या होती है, ये एक एनामल एपिथेलियल इन्वेजिनेशन होती है कि एनामल जो है वो इन्वेजिनेट कर जाता है. ठीक है. मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स में कॉमन होती है, सेंट्रल में भी हो सकती है, प्री मोलर्स, कैनाइंस एंड मोलर्स को अफेक्ट करती है. अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं डेंस इन्वेजिनेटस की.
ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 के अंदर जो इन्वेजिनेशन होती है ना, वो आपने याद रखना है, दैट इज़ पर्टिकुलरली लिमिटेड टू द क्राउन, सो इन्वेजिनेशन इज़ कन्फाइंड टू द क्राउन। टाइप 2 के अंदर जो इन्वेजिनेशन होती है ना, वो एक्सटेंड करती है बिलो द सीमेंटो एनामल जंक्शन और इवेंचुअली एंड कर रही होती है एक ब्लाइंड सैक में। टाइप 1 के अंदर क्राउन पे लिमिटेड होती है, टाइप 2 के अंदर एक्सटेंड्स बिलो द सीमेंटो एनामल जंक्शन एंड एंड्स इन अ ब्लाइंड सैक। और टाइप 3 जो होती है ना, वो किसको इन्वॉल्व कर रही होती है, एक्सटेंड कर रही होती है थ्रू द रूट एंड परफोरेट्स इन द लैटरल और एपिकल रेडिकल एरिया विदाउट एनी इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन थ्रू द पल्स। तो टाइप 1 जो है इन्वेजिनेशन इज कन्फाइंड टू द क्राउन, टाइप 2 के अंदर इट एक्सटेंड्स बिलो द CEJ और एक ब्लाइंड सैक में एंड कर जाती है। और जो टाइप 3 होती है ना, इट एक्सटेंड्स इनटू द रूट, और रूट के जब वो एक्सटेंड करती है तो वो परफोरेट कर जाती है एपिकल और लैटरल रेडिकुलर एरियाज। ठीक है, सो बेसिकली टाइप 3 के अंदर जो इन्वेजिनेशन है, इट एक्सटेंड्स थ्रू द रूट एंड परफोरेट्स इन द एपिकल और लैटरल रेडिकुलर एरियाज, और एसोसिएटेड कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती विद द पल्प। सो रूट के अंदर तो जाती है, एपिकल रेडिकुलर एरियाज़ को भी परफोरेट करती है, बट कोई कम्युनिकेशन विद पल्प नहीं होती। और टाइप 3 के अंदर एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन जो होती है वो अकर कर रही होती है, उसको डेंस इंडेंटे कहते हैं। और होता क्या है कि इन्वेजिनेशन होती है। फिर वो कहते हैं कि रेडिकुलर डेंस इन्वेजिनेटस इज़ रेयर बट इट इज़ थॉट टू अराइज सेकेंडरी टू प्रोलिफरेशन ऑफ द हर्टविंग्स एपिथेलियल रूट शीट। सो एक हमने बात की डेंस इन्वेजिनेटस के बारे में, डेंस इंडेंटे भी कहते हैं, मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर्स, पेग शेप लैटरल्स एंड सेंट्रल इंसाइजर्स को इन्वॉल्व करता है। अगर बल्बस एक्सपेंशन ऑफ रूट एक्सट्रीम केसेस में हो तो उसको डायलेटेड एंटोंटोमा कहते हैं। 3 टाइप्स होती हैं। और एक होता है रेडिकुलर, एक तो हमने क्राउन की बात कर ली ना, रेडिकुलर डेंस इन्वेजिनेटस। जो रेडिकुलर डेंस इन्वेजिनेटस होते हैं ना, दैट इज़ थॉट टू अकर सेकेंडरी टू प्रोलिफरेशन ऑफ द हर्टविंग्स एपिथेलियल रूट शीट। सो ये किस वजह से कॉज होती है, इट अराइजेज सेकेंडरी टू प्रोलिफरेशन ऑफ द हर्टविंग्स एपिथेलियल रूट शीट। सेकेंडरी टू प्रोलिफरेशन ऑफ द हर्टविंग्स एपिथेलियल रूट शीट। अच्छा, तो ये हमने बात कर ली डेंस इन्वेजिनेटस के बारे में। अच्छा, नंबर 4 जो हमारा कंडीशन है, दैट इज़ कॉल्ड सुपर न्यूमरी कास्प। अब सुपर न्यूमरी कास्प से हमें समझ आता है कि कोई भी एक्स्ट्रा कास्प मोर देन द नॉर्मल कास्प प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फर्स्ट मोलर है मैक्सिलरी फर्स्ट, तो उसके अंदर 4 कास्प होते हैं। अगर उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कास्प आ जाएगा तो वो एक हमारे पास सुपर न्यूमरी कास्प है, एक्स्ट्रा कास्प है, मोर देन यूजुअल कास्प है। सुपर न्यूमरी कास्प जो होते हैं ना, उसके अंदर उसने 3 एग्जाम्पल्स के ऊपर बात की है। एक हमने बात करनी है कास्प ऑफ कैराबेलाई, कास्प ऑफ कैराबेलाई के बारे में उसने बात की है। फिर उसने डेंस इवेजिनेटस के ऊपर बात की है और उसने टैलेंस कास्प के ऊपर बात की है। ऑल ऑफ देम आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब वो कहता है कि जो कास्प ऑफ कैराबेलाई है ना, ये एक कास्प है जो कि प्रेजेंट होता है मीजियोबक्कल या मीजियोपैलेटल, नॉट मीजियोपैलेटल, मीजियोबक्कल जो मीजियोबक्कल नहीं होता, मीजियोपैलेटल ही होता है। मीजियोपैलेटल या मीजियोलिंगुअल, मीजियोपैलेटल या मीजियोलिंगुअल। ठीक है, सो इट इज़ एन एक्स्ट्रा कास्प present on the mesiopalatal or mesiolingual surface of the permanent maxillary first molar। जो आपका permanent maxillary first molar है, अगर हम anatomy के ऊपर बात करें तो अगर कह दें कि ये बकल है, ये लिंगुअल है, तो हमें पता है कि ऐसे करके 2 इधर कास्प आ जाते हैं और ऐसे करके लिंगुअल कास्प आ जाते हैं। नॉर्मल अगर हम उसको डिस्क्राइब करें ऐसे करके, वो एक मोलर होता है, उसका ऑक्लूजल सरफेस, ठीक है, ऐसे करके आपके पास फर्स्ट मोलर प्रेजेंट होता है। तो ये जो फर्स्ट मोलर होता है ना, ये इसका मीजियोलिंगुअल कास्प है। तो जो मीजियोलिंगुअल कास्प है, जब वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कास्प आ जाएगा तो उसको हम कास्प ऑफ कैराबेलाई कहते हैं। और कहते हैं कि ये इतने लोगों में वेरिएशन है दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल एनाटॉमिक वेरिएशन, क्योंकि ये कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करता, तो इसका ट्रीटमेंट भी हमें करने की कोई ज़रूरत
नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सुपर न्यूमरी कास्प होते हैं जो कि एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कॉज करवा सकते हैं, एसोसिएटेड क्लिनिकल सिम्टम्स कॉज करवा सकते हैं, एसोसिएटेड क्लिनिकल प्रॉब्लम्स करवा सकते हैं, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिसके अंदर उसने डेंस ई वैजिनेटिस और टैलेंस कास्प के ऊपर बात का है। तो कास्प ऑफ कैराबिलाई क्या है? इट इज़ अ नॉर्मल एनाटॉमिक वेरिएशन, मीजियोपैलेटल मीजियोलिंगुअल कास्प ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर उसने बात की है कि अगर हमारे पास जो मीजियो बकल कास्प है ना वो एक्स्ट्रा हो जाए या सुपर न्यूमरी हो जाए, कहाँ पे? मैंडिबुलर मोलर में, ठीक है, मैंडिबुलर मोलर, परमानेंट मैंडिबुलर मोलर या फिर डिसिडुअस मोलर्स के अंदर, तो उसको हम प्रोटोस्टाइलिड कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? प्रोटोस्टाइलिड, राइट। सो बेसिकली एन एक्स्ट्रा cusp, mesiobuccal cusp, mandibular molar, whether deciduous or permanent, protostylid. Then we have dens E vaginatus. अच्छा, डेंस ई वैजिनेटस की भी एसोसिएटेड डेफिनेशन बुक के अंदर लिखी हुई है। सो डेंस ई वैजिनेटस क्या है? एक डेवलपमेंटल डेंटल अनोमली है कैरेक्टराइज्ड बाय अ कस्प लाइक सुपर न्यूमरी, ठीक है, cusp like supernumerary focal enamel protrusion on the occlusal and lingual surfaces of the crown. So dens E vaginatus is a developmental dental anomaly characterized by a cusp-like supernumerary focal enamel protrusion on the occlusal and lingual surfaces of the crown. So एक cusp-like supernumerary focal enamel protrusion है जो कि occlusal and lingual surfaces of the crown के ऊपर अकर करता है। तो हम जब कहते हैं कि एक दांत के क्राउन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये एक लेट्स जस्ट से मोलर है, ठीक है, तो उसके क्राउन के ऊपर अगर आपको एक प्रोट्रूजन सी नज़र आ गई है तो वो हमें कह सकते हैं कि वो एक डेंस ई वैजिनेटस है। हमें कस्प लाइक प्रोट्रूजन नज़र आएगी कि दांत ई वैजिनेट कर रहा है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, तो इट इज़ अ कस्प लाइक सुपरन्यूमरी फोकल एनामल प्रोट्रूजन ऑन द ऑक्लूजल एंड लिंगुअल सर्फेसेस ऑफ द क्राउन। जैसे हमने कहा था डेंस ई वैजिनेटस एंटीरियर टीथ पर्टिकुलरली लैटरल इंसाइजर्स को इन्वॉल्व करता है। डेंस ई वैजिनेटस इज़ पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग प्री मोलर टीथ। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व टीथ जो होती हैं दे आर बेसिकली प्री मोलर्स, और इसके अंदर क्या होती है? एक ग्लोब लाइक, ठीक है, ग्लोब लाइक या ग्लोब शेप्ड प्रोजेक्शन होती है ऑफ द एनामल इन द रीजन ऑफ द सेंट्रल ग्रूव बिटवीन द बकल एंड लिंगुअल कस्प ऑफ प्री मोलर्स। तो ग्लोब लाइक प्रोजेक्शन होती है। सो कहाँ पे ये ग्लोब लाइक प्रोजेक्शन होगी? ऑफ द एनामल। एनामल की ग्लोब लाइक प्रोजेक्शन है इन द रीजन ऑफ द सेंट्रल ग्रूव बिटवीन द बकल एंड लिंगुअल कस्प ऑफ प्री मोलर्स। तो ये एक बकल कस्प है, लिंगुअल कस्प है और सेंट्रल ग्रूव है प्री मोलर का। तो वहाँ पे सेंटर में ग्लोब लाइक प्रोजेक्शन हमें नज़र आ रही होगी, जिसको हम कह रहे होंगे कि ये कस्प ऑफ डेंस ई वैजिनेटस है। सो इट इज़ अ ग्लोब लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द एनामल इन द रीजन ऑफ द सेंट्रल ग्रूव बिटवीन द बकल एंड लिंगुअल कस्प ऑफ प्री मोलर्स। ऑल्दो कोई भी दांत इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि प्री मोलर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो कहता है कि चाइनीज़, जापानीज़, फ़िलिपिनो पॉपुलेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। फिर नॉर्दर्न नेटिव पॉपुलेशन के अंदर, अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशंस के अंदर कॉमन होते हैं। और जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था लियोंग, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लियोंग प्री मोलर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ लियोंग प्री मोलर, तो लियोंग प्री मोलर इज़ डेंस ई वैजिनेटस ग्लोब लाइक प्रोजेक्शन of the enamel in the region of the central groove between the buccal and lingual cusps, sorry। अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डेंस ई वैजिनेटस की क्या होती है कि ये अब हमारे पास टूथ इरप्शन जो होती है ना उसको ऑल्टर कर रहा होता है, इंटरफेयर कर रहा होता है वो टूथ इरप्शन, रिजल्टिंग इन इनकम्प्लीट इरप्शन कॉज करवाता है, टूथ डिस्प्लेसमेंट कॉज करवाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या होती है? बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा कस्प होता है, डेंस ई वैजिनेटस की तरह अपीयर कर रहा होता है, सुपर न्यूमरी कस्प है, इसके अंदर एसोसिएटेड पल्प चैम्बर्स, पल्प कनाल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब उसकी फंक्शनल एट्रिजन की वजह से या मैकेनिकल वेयर की वजह से या रिडक्शन की वजह से एक्सपोजर हो जाता है तो पल्पल इन्फ्लेमेशन और उसका सीक्वल स्टार्ट हो जाता है कि इन्फ्लेमेशन हुई, नेक्रोसिस हुई, इवेंचुअली
लॉस हो गया, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि इसका ट्रीटमेंट कभी भी आप इसकी एक्सेस करके नहीं कर सकते या आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज़ इसका जब आप हैंड पीस एक्सपोज करेंगे तो वो ऑब्वियसली पल्प एक्सपोजर होगा और उसके अंदर एसोसिएटेड सेंसिटिविटी होगी। सो अगेन वेल डिफाइंड ग्लोब लाइक प्रोजेक्शन होती है in the region of the enamel in the region of the central groove between the buccal and lingual cortical plates। प्रीमोलर्स को अफेक्ट करती है, इसको लियोन प्रीमोलर कहते हैं। यूजुअली दांतों की एक्सट्रैक्शन करनी पड़ जाती है अगर ये बहुत ज़्यादा ऑल्टर करता है, बायलेटरली इन्वॉल्व होता है। प्रीमोलर को इन्वॉल्व करता है, मैंडिबुलर रीजन पे होता है। एंड इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में या तो डिस्प्लेसमेंट हो गई है या डायलैसरेशन हो गई, रोटेशन हो गई या टिल्टिंग हो सकती है दांत की। सो डिस्प्लेसमेंट, डायलैसरेशन, टिल्टिंग एंड रोटेशन। नेक्स्ट अप इसी के अंदर हमने डिस्कस करना है टैलेंस कस्प। टैलेंस कस्प को टैलेंस कस्प इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स एन ईगल्स टैलन, ठीक है। ईगल्स बीक को ये रिजेंबल कर रहा होता है। और यूजुअली टैलेंस कस्प जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। सो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर पे हमने कहा था कि प्रेजेंट होता है डेंस इनवैजिनेटस, डेंस ई वैजिनेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्री मोलर्स के अंदर। और जो टैलेंस कस्प है वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के ऊपर, लिंगुअल सर्फेसेस के ऊपर। अब दिस एबनॉर्मेलिटी जो होती है ना दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द लिंगुअल सर्फेसेस ऑफ द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। और कहाँ से अराइज करता है, सिंगुलम पोर्शन से, और कहाँ तक प्रोजेक्ट कर रहा होता है, एक्सटेंड कर रहा होता है टूवर्ड्स द इंसाइजल एज, ठीक है, इंसाइजल एज तक। और टी शेप्ड टैलेंस लाइक अपेरेंस आ रही होता है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है, उसका लिंगुअल सर्फेस है, तो यहाँ पे ऐसे करके एक टैलेंस कस्प बना होगा। अब ये टैलेंस कस्प की ईदर साइड्स पे क्या हो सकता है, लिंगुअल पिट हो सकता है जो कि कम्युनिकेट करता है। लिंगुअल पेट के अंदर क्या हो सकती है, केरीज हो सकती है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट इसको आप रिस्टोर करते हैं। और अगर ये टैलेंस का ऑक्लूजन के साथ इंटरफेयर करता है तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, इसका एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, लेकिन सिंपल रिडक्शन नहीं करनी क्योंकि अगेन एसोसिएटेड क्या होता है, पल्पल हॉर्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आ जाता है कि हमेशा टैलेंस कस्प कभी भी किसी पेशेंट के अंदर बहुत रेयर होता है कि हमें नज़र आए, बट ये सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं विद द सिंड्रोम व्हिच इज़ नोन एज रूबेनस्टीन टैबी सिंड्रोम। सो रूबेनस्टीन टैबी सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर टैलेंस कस्प बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। लिंगुअली होगा और पल्प हॉर्न होगा तो एक्सपोजर की वजह से उसका सीक्वेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दीज वर फॉर सुपर न्यूमरी कस्प, ठीक है। अब सुपर न्यूमरी कस्प आपने डिस्कस कर लिया तो हमने डिस्कस करना है सुपर न्यूमरी रूट्स एज वेल, ठीक है, कि सुपर न्यूमरी रूट्स भी हो सकती हैं, दांत के अंदर एक्स्ट्रा रूट्स हो सकती हैं। सुपर न्यूमरी रूट्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं मोर देन दैट इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्मल एनाटॉमिक मॉर्फोलॉजी ऑफ द टूथ, ठीक है। सो सुपर न्यूमरी रूट्स किसी भी दांत पे इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मैक्सिलरी या मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स के अंदर सबसे ज़्यादा आपको सुपर न्यूमरी रूट्स मिलेंगी। फिर कस्पिड दांतों में, कैनाइंस में मिलती हैं सुपर न्यूमरी रूट्स, और प्री मोलर्स के अंदर सुपर न्यूमरी रूट्स मिलती हैं। बस यही उसने मेंशन किया, वरना सुपर न्यूमरी रूट्स जो होती हैं वो कहीं पे अकर कर सकते हैं। फिर उसने कहा है कि इसकी वजह से एक्सट्रैक्शन डिफ़िकल्ट हो सकती है, आरसीटी जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ एसोसिएटेड होता है, राइट। देन वी हैव जेमिनेशन एंड फ्यूजन, जो दो टर्म्स हैं जो कि हम साथ साथ कंसिडर करते हैं। एक होती है जेमिनेशन और एक होती है फ्यूजन,